अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी होस्ट मरियम सिद्दीकी प्रोग्राम उम्मीद की किरण के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जो हमारे मेहमान तशरीफ फरमा हैं, इनका नाम है सुमेरा जावेद। आइए चलिए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नाजरीन, स्पेशल बात तो ये है कि ये स्पेशल बच्चों पे भी काम करती हैं, जो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा सुमेरा जावेद कि ये वेलफेयर जो है वो कब बनाई? खल्क़े खुदा वेलफेयर जो है ये हमने पिछले साल बनाई थी और हम 8 साल से काम कर रहे थे। हमारी एक के इवेंट मैनेजमेंट थी, लेकिन फिर हमें लगा कि हम मेडिकल कैंप नहीं कर सकते थे वेलफेयर के हवाले से। अच्छा, इसलिए हमें फिर वेलफेयर बनानी पड़ी, तो हमने वेलफेयर अभी बनाई है। अच्छा तो ये के क्या है? के जो था ये मतलब मेरी मदर जो है उनके नाम का के था और एक मेरी छोटी सिस्टर थी अच्छा। उसके नाम का के लेके हमने एक कंपनी बनाई थी। अच्छा और उसको मतलब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत इज्जत मिली, तो सही। के मेरी पहचान बना था। फिर उसी के को लेके हमने खल्क़े खुदा बनाई है। अच्छा, तो आप लोग ने पहले डिसाइड किया था कि इसका ये नाम ऐसे नहीं, सजेस्ट करें? ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा। अचानक बस हम बैठे थे और हमने सही। सोचा कि हम टीम थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि हम कोई नाम रखते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉमन नाम जो था वो के आता है, मतलब अच्छा। पूरी दुनिया में चलने वाला नाम के होता है। सही तो वो है। हमने के लिया और फिर लोगों ने कहा ये के क्यों है भाई और हाँ, किस वजह से आता जाहिर है है। के। और हाँ। इत्तेफाक ये देखें कि मेरी मदर का नाम भी कैसे आता है और मेरी सिस्टर का नाम भी कैसे आता है। अच्छा। तो वो इत्तेफाक हुआ कि उनके नाम आते हैं, लेकिन सही है। जब हमने बनाई थी तो वो किंग्स ऑफ द किंग थे, मतलब बादशाहों के बादशाह हम बनने आए ओहो, थे। वाओ। तो सही। मतलब एक होता है ना कि कहते हैं लोग कि जब शुरू स्टार्ट होता है तो एक जी। नाम आपकी पहचान बनता है। एग्जैक्टली। तो के मेरी हाँ। पहचान बना, तो फिर हम खल्क़े खुदा पे भी इसलिए गए कि वो के था वो भी। ये अच्छा, वजह थी। सही सही। इसलिए। तो इस फाउंडेशन को बनाने में कोई और भी है आपके साथ? जी 10 हमारे फाउंडर्स मेंबर्स हैं। मैं इसकी अच्छा। चेयरपर्सन हूँ, मेरे बाद प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं हमारे। हम 10 मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलकर ये एनजीओ बनाई थी। सही। और वो सब मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा अच्छा। साथ देने के लिए, उन्होंने कहा चलो तुम कह रही हो तो बना लेते हैं। वैसे ज़रूरत तो नहीं थी उन लोगों को, तो वो अच्छा। सब अपनी जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं वो बिजी होते तो हैं। आपने कन्विंस किया इन लोगों को कि आपके साथ जो पार्टनर्स हैं आपके, उनको आपने कन्विंस किया कि इस तरह का बताया उनको? बिल्कुल, मतलब वो कहते थे हमारी तो फील्ड ही नहीं है, हम तो अलग अलग फील्ड के हैं। सही है। कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस हाँ। कर रहा है। तो सब वो थे सिर्फ मेरी वजह से कि मैं उनकी फ्रेंड्स हूँ, मैंने उनसे कहा कि यार प्लीज मुझे हेल्प करो। और अच्छा। मुझे वो 10 लोग चाहिए थे जो मेरे साथ, मतलब मुझे कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे साथ खड़े रहो ना। सही, तो ये बिल्कुल। 10 जो मेंबर हैं वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, सपोर्टर हैं, साथी हैं। आप कह सकते हैं कि कभी अगर मुझे सही। जरूरत पड़ी आधी रात को भी मेरी कॉल पर आ जाएंगे। अच्छा। इतना मुझे यकीन है इन लोगों पर। सही है, तो तो अच्छी इन बात। लोगों ने मेरी हेल्प करी इस तरह से कि इन्होंने मेरी खातिर अपना नाम दिया और अब मुझे टाइम भी देते हैं। मतलब अगर मैं कराची से बाहर जाऊं तो कुछ लोग साथ चले जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, फिर कोई और इवेंट्स करती हूँ वो उसमें मेरे साथ आ जाते हैं। मतलब सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। अच्छा आप ये बताइएगा कि ये जो स्पेशल बच्चों पे आप जो काम करती, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। मैंने आज से कुछ साल पहले एक इवेंट किया था, 8 साल पहले, कायदे आजम डे पे ना। तो अच्छा। वहाँ ज़ैनब एक बच्ची है जो जिना फैमिली की है, वो स्पेशल थी। तो अच्छा। उसको अच्छा, आपको इंस्पिरेशन वहीं से मिली? जी बिल्कुल, मुझे कायदे आज़म से मिली है और कायदे आज़म डे से मेरा स्टार्ट हुआ था ज़िंदगी का नया सफ़र। पहले एक अलग मतलब ज़िंदगी थी, वहाँ फैशन शो और कॉन्सर्ट वगैरह चलते थे। फिर हम सोशल लाइफ की तरफ आ गए और ये सब सही कायदे है। आज़म की वजह से हुआ है। तो अच्छा, मैं इनके आपने कायदे आजम को अपना रोल मॉडल बिल्कुल आप कह एक्सेप्ट सकते किया हैं। हुआ है? बिल्कुल, मैं कहती हूँ, सबसे कहती हूँ कि कायदे आज़म से मुझे इश्क है। और मतलब मेरा सही। एक इश्क जो होता है कि जुनून होता है। जी तो जी। जितना मैं कायदे आज़म को पढ़ती हूँ, उनको जानती हूँ, तो मेरा इश्क दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उनके लिए। वो जबरदस्त। कायदे अच्छा। आज़म जो थे एक आम शख्सियत नहीं थे, एक कह सकते हैं बाबा कौम कहते हैं दुनिया, उन्हें कहते हैं वो बाबा कौम है जी जी पाकिस्तान के। जी। तो जब हम ये सोचे कि एक इंसान ने एक पाकिस्तान बना लिया, तो ये कोई आसान चीज़ नहीं थी ना। हाँ कि आज आप देखिए कितनी सारी जमातें हैं, हर बंदा हर एक के खिलाफ होता है। एग्जैक्टली, ये तो है। बिल्कुल, हाँ। उस जमाने में हिंदुस्तान में रहते हुए आप सोचें कि इतने सारे हिंदुओं के बीच वहां से आप एक नई जद्दोजहद शुरू करें, एक तहरीक चलाएं। तो वहाँ कितने दुश्मन, आपके अंग्रेज भी दुश्मन थे, सब थे, लेकिन आप फिर भी एक तहरीक में लगे और आपने हमें एक मुल्क दिया आज़ाद। अपनी सेहत की परवाह नहीं करी, आप इतने बीमार हो गए थे आखिरी वक्त में, लेकिन आपने पाकिस्तान बना के हमें एक तोहफा दिया। तो वो एक मतलब कह नहीं सकती कि मैं उनके लिए क्या फील करती हूँ, मैं क्या सोचती कि यार किस तरह के थे वो, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भी परवाह नहीं करी, हमें एक पाकिस्तान दिया, अपनी तमाम चीज़ें छोड़ छाड़ के वो यहाँ आए सिर्फ हमारी खातिर। सही। हाँ। तो उसकी वजह से मुझे उनसे बहुत ज़्यादा इश्क है और उनको देखकर ही मुझे लगा कि मुझे भी लोगों की खिदमत करनी चाहिए।
तो मैं इसी सही। वजह से लोगों की खिदमत करती हूँ। तो स्पेशल बच्चों पे कहाँ तक काम करती हैं आप, क्या क्या होता है उन स्पेशल उनके काम बच्चों में? के साथ देखिए, स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक मसला होता है, उन्हें कलर्स पसंद होते हैं, अच्छा उन्हें म्यूजिक पसंद होता है। वो अच्छा आपकी बात नहीं समझ सकते। सही। वो अगर हमें नॉर्मल देखते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सी एहसास कमतरी आ जाती है कि ये कैसे और हम कैसे हैं, हम चल नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि इनका दिमाग कमज़ोर होता है, लेकिन इनकी सोचने की जो हिस्स होती है ना इस मामले में कि ये ऐसा और हम ऐसे हैं, वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ होती है। तो जब आप इनके पास फर्स्ट टाइम जाते हैं तो ये बड़ा गुस्सा भी हो रहे होते हैं, चिढ़ रहे होते हैं। आपने देखोगा अक्सर बच्चे मार रहे होते हैं तो जी वो अपने अंदर का गुस्सा निकाल रहे होते हैं। फिर आप जब इनसे इन्हीं की ज़बान में बात करें, इनसे कलर्स की बात करें, म्यूजिक की बात करें, तो ये बड़े खुश होते हैं और फिर ये आपको अपना दोस्त मान लेते हैं। और आप जब जब जाएंगे आपको पहचान भी जाएंगे। हैरत की बात ये अच्छा है कि मतलब मैं सोचती कि मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ, भूल जाती हूँ, शायद आप भी भूल जाती होंगी। सही। उन्हें याद रहता है कि आप उनके पास आई थी और वो सेकंड इनकी टाइम मेमोरी अच्छी होती है। बिल्कुल सेकंड टाइम जब आप मिलती है ना हाँ तो वो लगता है कि आप जैसे उनकी कोई फैमिली मेंबर हैं। वो आपको अच्छा। पहचान जाते हैं, लोग कहते हैं आप जानती हैं ना, आप कहती नहीं मैं तो मिली थी पहले। सही। तो वो उनके बस वो अंदर मोहब्बत चाहते हैं, वो वक्त, मोहब्बत जो तवज्जो, मिलती है, मोहब्बत, तवज्जो। बिल्कुल सही ये सही इनका सही, ये ख्याल चीजें है। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें और हाँ मेरा ख्याल है कि हमें हर बच्चे को जो है इस तरह से ट्रीट करना चाहिए। चाहे वो आप देखिए ना, छोटे बच्चे बेबीज होते हैं, वो क्या चाहते हैं, तवज्जो चाहते हैं। हाँ नहीं सुनते तो वो खुद सर्द हो जाते हैं, बदतमीज हो जाते हैं, फिर बिल्कुल। हम कहते हाँ हैं कि वो बदतमीज है। बताए हर हाँ बच्चा बचपन में जो है ना वो तवज्जो चाहता है और सही ये बच्चे कुछ ज़्यादा ही तवज्जो चाहते हैं, क्योंकि बड़े होते जाते हैं तो ये फील करते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं, सही। तो फिर इन्हें तवज्जो अच्छा कुछ चाहते पेरेंट ऐसे होते हैं वो समझ नहीं पा रहे होते कि हमारा बच्चा इस स्टेज में आ गया है, बिल्कुल। तो ये इस पे आपने कुछ काम किया है कि पेरेंट्स की भी कुछ हो जाए, इसमें समझ में आ जाए उनको कि यार ये मेरा जो बच्चा है वो अब स्पेशल बच्चे में है, क्योंकि माँ बाप ने एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा परेशान बिल्कुल। होते जा रहे हैं, उनकी औलाद है। मतलब ये कि माँ तो एक्सेप्ट फर्स्ट डे से कर लेती है, सही है। फादर को एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है। और वो फिर एक अजीब कैफियत का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली दबाव ज़्यादा होता है, अफसोस सही। ज़्यादा करते हैं लोग, शुक्र अदा नहीं करते कि चलो बेबी हो गया। वो ये हम्म। नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि तुम्हारा तो बच्चा स्पेशल लेकिन उनकी है। काउंसलिंग भी जरूरी है, अगर आप माँ बाप की काउंसलिंग कर देंगे तो बिल्कुल। फिर आगे वो बच्चों को सही ट्रैक पे लेके जाएंगे। तो क्या करते हैं क्या आप इस हाँ, पे? हमने बहुत दफ़ा कोशिश करी, लेकिन मदर समझ जाती है बात को हमारी, वो मान भी लेती है, लेकिन फादर जो है वो हमारी बात नहीं मानते, अच्छा। क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा ओहो, तो समझदार फिर है। बहुत हर्डल्स आते होंगे, बहुत डिफिकल्टीज होती उसी की होंगी। वजह से जो है ना वो बच्चे जो है वो एक अजीब कैफियत का शिकार हो जाते हैं और अच्छा। अजीब एक माहौल बना देते हैं ना, सही। इसकी वजह से वो घरों में शीशे तोड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद ओहो। को मार रहे हैं, अपनी मदर्स को मार देते कभी कभी वो जज्बात में सही। आके, हाँ क्योंकि हम वो चीज़ सोच ही नहीं रहे होते ना कि ठीक। वो बच्चा क्या चाह रहा है। अब अगर किसी को पानी चाहिए, आप उसे खाना खिलाएंगे तो वो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि मुझे पानी दो पहले। सही मतलब बात हम है। भी अगर हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बोले यार हाँ जूस पी लो, भाई पानी चाहिए, पानी दो, सही। तो इस तरह हम भी गुस्से में आ जाते हैं। तो वो तो हम्म। बिल्कुल एक अजीब कैफियत होती है उन बच्चों की। तो वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स में से उनके फादर उनको ज़्यादा समझें, और फादर समझना ही नहीं चाहते। ये थोड़ा सा मसला होता है। मदर अच्छा। तो समझ रही होती हैं, फादर सही। नहीं समझ रहे होते हैं, वो अच्छा। अपने से सोच रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम होती है, फादर्स के लिए। और ठीक मेरा है। यही ख्वाहिश होती है कि फादर ज़्यादा उनको समझें, उन्हें टाइम दें। अगर वो शुरू से ही मतलब साल 1.5 साल के बच्चे को आप उस लाइन पे ले जाए ना, तो वो समझना शुरू कर देगा और आने वाले वक्त में वो आपकी बातें समझ जाएगा। मतलब पहले जो स्पेशल बच्चे होते थे, आज से 20 साल पहले अगर हम जाएं, तो वो घर में ही पलते थे, उन्हें आप किसी को देते नहीं थे, किसी इदारे को नहीं देते थे ना। अच्छा, तो वो मुश्किल नहीं आती होगी उसमें? उस जमाने की माएँ मतलब बहुत अच्छी थी, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर नहीं, लिया करती सबर थी। था पहले ना, सबर सबर था। सबर से बच्चों की हर चीज को, हर हाँ। एक्शन पे रिएक्शन नहीं करते थे, रिएक्शन नहीं करते। सबर करते थे। मतलब हमारे से आने वाला जो वक्त है वो तो बहुत ही बुरा है, लेकिन जो पीछा वक्त गुजर चुका है वो बहुत अच्छा है। पेरेंट्स ने बहुत अच्छी तरबियत करी अपने बच्चों की। एक टाइम होता था कि इतने बजे आपने उठना है, इतने बजे आपने सो जाना है, आपने यहाँ नहीं जाना। और अच्छा, मना करते हम जाते भी नहीं थे। अब मना कर तो 10 जवाब आते, क्यों, वजह, क्या मसला है, क्यों मना कर रही है, वो जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा रहा। बल्कि जब आप जो मना करेंगे ना वो पहले काम वो पहले होगा। हो जाता है। हाँ। मतलब जब मैं मदर मुझे मना करती है तो मैं कहती हूँ ठीक है, लेकिन जब वो छोटी वाली को मना करती है ना, तो वो कहती है क्यों, सब चाहते मैं क्यों नहीं जाऊंगी। सही बात वो है। सबके उसमें ना फिर वो अजीब लाइन चल जाती है। हाँ अब वो हम नहीं डिफाइन कर सकते कि क्यों और किस लिए है। सही। वो आपको ज़रा अंदाज़ा होगा कि जब इस लाइन में आते हैं आप लोग, अब हम जॉब कर रहे होते हैं तो हमारी जो फील्ड है हम उसमें किसी वक्त भी चले जाते हैं। और मेरी छोटी सिस्टर कहती है आज को तो कभी मना नहीं होता, मुझे तो मना होता है ना कि इतने बजे नहीं सही। जाना। हाँ। तो वो फिर अजीब एक चल जाता है माहौल। तो वो एक माहौल आजकल बना हुआ है, कंपटीशन चल रहा है, घर में ही बच्चों का आपस में चल रहा होता है।
पेरेंट्स का बच्चों से चल रहा है। हाँ ये तो बड़ा है। अजीब हुआ है जी और जी जी, इसलिए जरा मुश्किलात आ रही हैं आजकल। सही। अच्छा ये बताइएगा, खल्के खुदा बेसिकली क्या काम कर रही है? हल्की खुदा तो सबसे पहले जो काम करती है वो फ्री मेडिकल कैंप करती है, क्योंकि फ्री मेडिकल कैंप से जी, आपके, सही। क्योंकि फ्री मेडिकल कैंप करने की वजह ये कि आपको पता है कराची में सरकारी अस्पताल बहुत कम है आबादी के लिहाज से, और जो प्राइवेट है उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, और एक आम बंदा इस वक्त जो है वो खाएगा क्या और दवाइयों बहुत में क्या बहुत खर्च ज्यादा करेगा। स्टैंडर्डाइज हुई हुई चीज है बिल्कुल। यहाँ पे तो हमने ये देखा कि जब मेडिकल की सहूलतें नहीं थी, एक टेस्ट आप नॉर्मल करवाने जाए तो 500 से कम होता नहीं है। सही, ये तो है। अब गरीब बंदा 2 महीने इंतजार करता है और जब तक वो सोचता है तक वो बीमारी बहुत आगे निकल जाती है। हाँ तो इसका मकसद बेसिकली ये था कि हम मेडिकल कैंप से उनको सहूलतें दें, उनके तमाम टेस्ट फ्री करें, उनको तमाम दवाइयाँ फ्री दें, और अगर अल्लाह ना करे कोई सीरियस पेशेंट निकल आए तो उसका इलाज करवाएं, क्योंकि इलाज अच्छा। बहुत महंगा है आज के दौर में। हाँ तो हम सही। मेडिकल को ज़्यादा फोकस करते हैं, और हम तमाम गोटों में, कराची के हर गोट में हम जा चुके हैं, शहरों अच्छा। में भी हमने लगा चुके हैं, और इतने कैंप लगाने के बाद हमें बीमारियां कुछ ज़्यादा ही मिली सीरियस जो हम लेते हाँ। नहीं हैं। मतलब अच्छा। जी बिल्कुल, अगर मैं आपसे कहूँ टेस्ट करवा ला कहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हम्म। और फिर जब आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगी तो आप टेस्ट करवाएंगे, पता लगेगा कि आपको तो बीमार हुए भी 6 महीने हो गए। तो हम सही। रेगुलर बेसिस पे ना अपना चेकअप नहीं करवाते हैं। तो फिर ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे लोग देखें, सहूलतें तो नहीं होती है लेकिन आपको बनानी पड़ती हैं। बनानी पड़ती है, बात तो है। अगर आप हाँ। हैं किसी इलाके में रहते हैं और आप चाहती हैं कि वहाँ का सबका मेडिकल चेकअप करें, तो आप हमसे रब्ता करें, हम फ्री मेडिकल कैंप लगाएंगे, तमाम टेस्ट फ्री करेंगे, डॉक्टर चेकअप करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, और आपको अपडेट मिलती रहेगी। सही है। हाँ। क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो हेपेटाइटिस सी है और बी है, वो अच्छा, ज़्यादा इसकी चल क्या रहा है। वजह है ये हेपेटाइटिस बी और सी के, ये ये- सबसे ज्यादा जो हो रहा है? ये पानी की वजह से होता है बेसिकली, तो लोग कहते हैं दांतों की वजह से होता है, बुरिश की वजह से होता है, लेकिन हमने जो देखा वो पानी की वजह से होता है। जंग आलूद पानी जो हम पी रहे होते हैं, अच्छा ये अच्छा। आप देखिए ना पानी कहाँ से आ रहा है। अगर सही। आप देखिए कश्मीर से पानी वाइट आ रहा होता है, यहाँ पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाता है। सही। तो वो आने वाला रास्ता जो है वो इतना क्लियर हाँ। नहीं होता, और फिर नल हमारे जो है वो 75 साल पुराने ही हैं, नए होंगे नहीं, क्या शुरू में बन गए थे। ये बात तो सही तो की, सही। उसमें जंग लग गया है। अब वो हाँ। जंग आलू जब आप पानी पीते हैं तो वो आपको बीमार कर देता है। और खासकर इस तरह के जो इलाके होते हैं उनमें तो सफाई का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता कि साफ करके पिए, या ग्लास जिस ग्लास से पी रहे हैं वो भी साफ करके पिए। ये बात सही की है। पहले जमाने में लोग मटके में पानी पिया करते थे, सही। ठीक है, बॉयल पानी पीते थे, बॉयल करा और मटके में डाल दिया और सबने उसी से पीना होता था। सही। अब हम बॉयल नहीं करते, हम क्या करते हैं कि बाहर से मंगा लेते हैं, आर ओ प्लांट का पानी मंगा लेते हैं, चाहे वो उसका पानी मंगा लेते हैं, मिनरल वाटर। तो वो भी इतना अच्छा नहीं होता हमारी सेहत के लिए, उसमें जो केमिकल यूज होता है वो हमें नुकसान देता है। लेकिन सही। हम वो चीज़ नहीं समझते, हम कहते हैं हम साफ पानी पी रहे हैं, नहीं वो भी बेसिकली साफ नहीं है। साफ पानी अगर आपको पीना है तो आप कश्मीर जाके देखें कि वो पानी आपको मिनरल वाटर से ज़्यादा अच्छा पानी होता है, सही। और वो फिर हमें फ़ायदा देता है। लेकिन हमारे पास वो निज़ाम शायद अभी वो बेहतर नहीं है, इतने हाँ। सालों पुराना है, जिसकी वजह से बीमारी फैलती जा रही है। 6000 पेशेंट्स रोज़ की उसमें को पता है मर रहे होते हैं हेपेटाइटिस सी से, हमें पता ही नहीं होता। सही। हमने सोचा कि कोविड है तो उससे हम मर रहे हैं, लेकिन हम आम बीमारियां भी इतनी खतरनाक हैं। अच्छा, तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? हेपेटाइटिस सी तो आपको आखिरी टाइम पता चलती है, आपको कभी पता नहीं चलती। अगर आप कोई टेस्ट करवाते हैं, कोई बीमारी होती है तो उसमें वो पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस सी एक्टिव हुआ है। अच्छा। हम नॉर्मली उस तरफ जाते ही नहीं है कि टेस्ट सही करवा है। लें। हाँ। मतलब मैं हर 3 महीने बाद अपना टेस्ट कर रही होती हूँ कि चेक कर रही होती, लेकिन हो तो नहीं गया, लोगों में जा रही होती हूँ। सही। तो हाँ, एक ये एक होता खर्चा है, भी होता है। कहीं जाती हूँ पानी पी लेती हूँ, कहीं जाती हूँ कुछ भी इस तरह की चीज़ होती है, सही। तो मैं टेस्ट करवाती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मुझे पता होता है कि मैं ठीक हूँ, और हेपेटाइटिस सी फ्री चेक होता है, हर जगह की दवाइयाँ भी फ्री हैं सिंध हुकूमत की तरफ से। आपको पता है सिंध हुकूमत सिविल अस्पताल आपको फ्री मेडिसिन देता है हेपेटाइटिस सी की, लेकिन हम नहीं लेते, हम check ही अवेयरनेस करते। नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस हो तो लोग लाजमी करवाएं अपना चेकअप, और जाके फ्री बिल्कुल। मेडिसिन भी मिल रहा है तो वो भी अवेयर करें उसको। हम मतलब लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि देखिए आप कोई बीमारी से पहले चली जाए, आप ये मत कहें कि अभी तो है नहीं होगी, नहीं, अच्छा। वो नहीं, आप शुरू होते चेक कर लें ना। चले मैम, अब थोड़ा सा ब्रेक का टाइम हो गया है। नाज़रीन, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं हम अपने बकिया प्रोग्राम की जानिब। जी, आप बता रही थी कुछ कि आप उसको बिल्कुल, अपने आप को awareness। कवर करके रखती हैं कि
कोई जर्म्स ना चला जाए। कि कोविड जब शुरू में आया तो फर्स्ट मंथ तो हम भी घर में रहे, मदर की तरफ से परमिशन नहीं थी कि कोविड है और खतरनाक है, आपने बाहर नहीं जाना। टीवी देख देख के मेरी मदर को लगता था कि बस कोई भी आएगा तो कोविड अंदर ले आएगा, तो बाहर निकलना बंद बिल्कुल सब डर गए थे उस वक्त। जी ना कोई आना ना कोई जाना। तो उस दौरान फिर हमें ये था कि हमने वर्किंग करनी थी, वेलफेयर की, और हमें जाना था बाहर। तो हम तमाम लोगों ने डिसाइड करके हम राशन बांटेंगे, हम दवाइयाँ देने, जो पेशेंट्स हैं रेगुलर शुगर के और मरीज जो हमारे पास हैं हेपेटाइटिस सी के, उनको तो मेडिसिन देनी थी हमें ना, उन्हें बतानी थी। तो हम सब ने डिसाइड किया, फिर हम लोगों ने पैसे जमा करके सब चीजें परचेज करी और उनको देने के लिए हुआ। तो मदर ने कहा घर से बाहर नहीं जाना भाई ये तो बड़ा प्रॉब्लम है लड़कियों के लिए कहती थी कि नहीं कोविड है और तुम जाओगी तो वो लग जाएगा, कोई बीमार हो तुम्हें कैसे पता चलेगा। लेकिन फिर मैं अपनी मदर को मैंने समझाया कि देखिए जो चीज लगनी है वो घर से भी लगनी है, बाहर जाके भी लगनी है, तो अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी है, इंसान ने तो बनाई नहीं है। बिल्कुल मैं घर में रहूंगी जब भी मुझे लग जाएगी, और इससे अच्छा कि मैं बाहर जाऊँ और हो सकता ना लगे। तो यकीन करें जब मैं कोर्टों में गई और वहाँ देखा तो मुझे लगा कि वाकई में मेरा जाना शायद बहुत अच्छा था उन लोगों के लिए, क्योंकि शुगर पेशेंट को मेडिसिन की लाजमी जरूरत होती है। आप खाना खाएं ना खाएं, दवाई आपको लाजमी खानी होती है ना। एग्जैक्टली। जब हम उन्हें दवाई वगैरह देके घर जाते थे तो मेरी मदर कहती थी बस यहीं रुक जाओ गेट पे, सैनिटाइज हो जाओ, फिर वॉशरूम में जाओ, नहाओ, कपड़े भी धो हाथ के। ये क्या मसला है, कहती थी नहीं कोविड ना हो जाए। तो ये बड़ी अजीब एक कैफियत माँ तो माँ है भाई, माँ का दिल है। हाँ, लेकिन मैं कभी कभी ना कहती थी भाई ये क्या मतलब, बाहर भी इतनी वो है और अंदर भी घरावत इतनी सकती है। एक लाइफ इस तरह की थी। लेकिन उस दौरान मैंने देखा कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोगों ने गोडों में इतना सीरियस लिया नहीं था कोविड को, एक दूसरे के घर आना जाना भी लगा हुआ था, सब इतना मतलब कोई सेफ्टी नहीं थी उनकी। सही। उनको सैनिटाइजर अगर बोले तो वो कहते हैं क्या होता है, मतलब सैनिटाइजर ही उनको नहीं पता, एक्चुअली अवेयर नहीं है ना इस चीजों से। और जब बोलते थे कि भाई कोरोना है तो कहते हैं वो तो पुरानी बीमारी है, मतलब कोई नया उसका मानने को तैयार नहीं होता था। और जब हम समझाते को इस तरह से तो आपको तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा कि जब उन लोगों को कुछ मालूम नहीं है इस बारे में, फिर भी आपने उनको इस चीज पे आमादा किया। बिल्कुल, हमने उनको समझाया कि देखिए इस तरह से नहीं होता, आप एक हैं लेकिन आप 10 को लगा रहे हैं, आप तो खुद तो मर रहे हैं, आप 10 को भी साथ लेके जा रहे हैं और अपने बच्चों को आप लगा रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं ना। तो उससे फिर उनको समझ में आना शुरू हुआ। तो बहुत से लोगों ने हमें सपोर्ट भी की कि उन्होंने बातों का अमल किया, हमें बताया कि हम सपोर्ट कैसे मिला आपको? सपोर्ट ऐसे लोगों की तरफ से या जिन्होंने फंड करा उनकी तरफ से। अभी तो आप लोगों की तरफ का बताएं। लोगों की तरफ से कि उन्होंने हमारी बात मानी, हमें बताते थे कि हम ये कर रहे हैं, हमसे राब्ते में रहते थे मुझसे कि रिस्पांस मिला आपको उनसे? बिल्कुल। अच्छा। मतलब बच्चों को उन्होंने समझाया, उन्हें बताया कि हर चीज में हाथ धो। और आज जब हम वहाँ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे वो उसी रंग में ढल गए जो कोरोना में थे। पहले शायद उनको अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन कोरोना में उनको अवेयरनेस आई। अब वो हाथ धोते हैं, खुद को साफ सुथरा रखते हैं। तो पहले जब मैं जाती थी तो वो एक नॉर्मल रूटीन गंदे संदे होते थे। अब मुझे लगा कि कोविड की वजह से शायद इनमें सुधार आ गया। अच्छा, इसमें जो काउंसलिंग करने में जो लोग थे उनको आपने कैसे गैदर किया? हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा, डॉक्टर्स हैं। हवाले से ठीक है। हमारे डॉक्टर निहाल हैं, वो बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं और वो बताते हैं लोगों को भाई ये दवाई लें, ये मेडिसिन लें, इससे बीमारी हो सकती है, आप इससे बचें। तो उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया हमारा, वो हर जगह हमारे साथ जाते थे, जबकि उनकी ड्यूटी अपने अस्पताल में लगी हुई थी, वो बेचारे रात दिन वहाँ लगे रहते थे, लेकिन हमारी खातिर वो 2 घंटे निकाल के हमारे साथ जाते थे, उन लोगों को अवेयरनेस देते थे। ये उनका बड़ा किरदार था डॉक्टर निहाल का, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करी, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टरों को सब जगह मना था, सिर्फ अस्पताल में ड्यूटीज चल रही थी, तो उन्होंने हमारा साथ दिया था इस तरह से। सही सही। और फिर इसके बाद टीम हमारी अच्छी थी, तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम सबको कहते थे साथ चलते हैं, समझाते हैं, आज नहीं समझेंगे कल समझेंगे। हम रोज जाते रहे, रोज लोगों को समझाते रहे, तो एक वक्त आया कि वो लोग समझ भी कर हमारी बात मानने भी लगे, और वो अब तक हमारी बात मान रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज है। आपने चेक एंड बैलेंस रखा है। बिल्कुल, करना पड़ता है। अगर कहते हैं छोटी छोटी चीजें अगर हम सुलझाते रहेंगे तो आगे जाके हमें आसानी होगी। अब हम 4-5 गोट हैं जहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ के लोगों को पता है कि हम आते हैं, तो उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई जरूरत होती है वो हमें फोन करते हैं कि ऐसे ऐसे मसला हो गया, ये हेल्प करते हैं। तो ये आप एक आपके लिए अच्छा रिस्पॉन्स होता है ना, कि वो आपको बुला रहे हैं अपने मुश्किल वक्त में, और उन्हें यकीन है वो आपकी बात भी मान रहे हैं। मतलब उन्हें पता है कि हम अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम नाराज भी हो सकते हैं, हम चाहते हैं सफाई सुथराई रखे, तो वो रखते भी हैं इस बात को। तो ये हमारे लिए खुशी की बात होती है। सही सही। अच्छा, कोविड के बारे में बताइएगा कि पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, तो इसमें किस तरह के आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस तरह से आप इसको लेके चले आगे? मतलब गोट भी, और आप जो फंडिंग आपकी जो चीजें चलती हैं कि स्पेशल बच्चों को भी लेके चलती हैं आप, इन सब में कैसा रहा आपका रोल? कोविड में सच बताऊं तो बहुत मुश्किल वक्त था। फंडिंग के हवाले से तो ये था कि शुक्र अदा करते हैं कि हम कराची जैसे शहर में थे
और यह तमाम बिजनेसमैनों ने अपने अपने तौर पे भी सपोर्ट करी और हमें भी सपोर्ट करी। झूठ नहीं अच्छा। होगा, हमारी अपनी टीम ने, मतलब जो एक ये कोविड की बात कर रही हूँ जी जी मैं। बिल्कुल कोविड अच्छा। में हमारी टीम ने, और मतलब हमारे साथ जो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी उससे ज्यादा मतलब मदद करी जो उनकी होती थी कि चलो हम कर लेंगे, लेकिन उस वक्त तो जो यार इसको चाहिए चलो ठीक है हम कर लेते हैं, हम मैनेज कर लिया करते थे। लेकिन बिजनेसमैनों ने हमारा साथ दिया, उन्होंने हमें सपोर्ट करी, उन्होंने हमें पैसा भी दिया, और लोगों को जब हम कहते थे इसको ये मदद चाहिए तो वो करते थे उनकी मदद। अच्छा। मतलब अगर हम नहीं पहुंच पाते तो वो खुद पहुंच जाया करते थे लोगों की मदद करने के लिए। सही। तो उन्होंने बहुत मदद करी। लेकिन फिर कोविड के साथ ही बारिशें शुरू हो गई थी, बिल्कुल। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, बहुत बुरा हाल था। 92 का रिकॉर्ड टूटा था जी, कि जी। इतनी तेज बारिश, मैंने सुना था कि 70 साल बाद या इतने साल बाद जी हुई थी। जी जी। तो उन बारिशों की वजह से जो तबाही अंदरूनी सिंध में मची वो बहुत ज्यादा खतरनाक हुई थी। उसमें सही। लोगों को जो वो बाहर रहना पड़ा, हम तो खुद वहां गए थे, ठीक। तो हमने देखा कि वो खेमे लगा के लोग बैठे हुए, सामने पानी, उनका घर डूबा हुआ है, और पानी से मच्छर भी हो रहा था, कोविड भी था, बीमारी अलग। बहुत अजीब सूरत हाल थी, रहने को घर नहीं था, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, सितंबर थी, और वहाँ खेत ही खेत थे, जी। फसल सारी तबाह हो गई थी। तो वो एक बड़ा अजीब मुश्किल वक्त था, समझ नहीं आता था कि ये मदद करें तो कैसे करें, हम इन्हें हौसला भी नहीं दे सकते थे। सही बात है, एक घर था वो घर भी गया, और उसकी फसल की मेहनत, साल भर वो जो पैसा उसने उस पे लगाया था, कर्जा लेकर कुछ भी, मतलब उसने करके अपनी मेहनत से फसल लगाई, वो फसल ही डूब गई उसकी। तो उस टाइम ऐसी सूरत हाल थी कि हम भी सोचते थे हम इसको कहें तो क्या कहें। अब आप खुद समझ सकती हैं कि जिन हालात में वो बंदा सरवाइव कर रहा है वो बहुत मुश्किल था। कोविड की वजह से सामान नहीं बिक पा रहा था, फिर सैलाबी सूरत हाल में पूरी फसल ही तबाह हो गई। तो बहुत से लोग इतने मायूस भी हुए कि उनको लगा कि तुम्हें मर जाना चाहिए, तो बहुत से लोगों ने खुदकुशियां भी करी थी। तो ये बड़ा एक बुरा वक्त आया था हमारे लिए, कह सकते हैं। आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जब जाहिर लोग तो हार गए थे, तो उसमें कैसे किया आपने? खुद को भी संभाला, उनको भी संभाला, उनकी हेल्प किस तरह से, स्टार्टिंग कैसे की उनकी? इसमें ये हुआ था कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, झूठ नहीं कहूंगी, मेरी हिम्मत उन्हीं से बंधी रहती है। मैं तो फैसला कर लेती हूँ ये करना है, बस मेरा फैसला होता है कि करना है। करना कैसे, ये टीम के ऊपर मैनेज कर रहा होता है ना कि टीम कैसे करेगी। टीम ने कहा अच्छा आपने करना है, मैं कहती हूँ हाँ ये करना है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करी, मुझे फंड का इशू नहीं होता था, वो लोग अपने ताल्लुकात पे अपने दोस्तों से सबको मैसेजेस करते थे, उनसे फंड लेके वो मुझे दिया करते थे, ये फंड यार आपने अभी कर लेना है, इतना हो जाएगा, नहीं होगा। फिर मेरे साथ जाना और पूरी टीम को ले जाना भी बड़ा होता था, और टीम को कहना कि यार साथ चलो, अकेले अंदरूनी से हम जा नहीं सकते। सही। हाँ। तो मेरे उन लोगों ने मुझे वहाँ भी सपोर्ट करी, मेरे साथ वहाँ गए, मेरे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सबके सब वहाँ गए, लोगों से मिले, उनके मसले हल करने की कोशिश करी। बहुत हद तक हमने जो पेशेंट्स निकाले उनको हमने मेडिसिन भेजी, हेपेटाइटिस सी की, मलेरिया हुआ था उनको हमने दिया, मच्छरदानी हमने उनको वहाँ पर प्रोवाइड की थी, राशन हमने उनको दिया था, क्योंकि वो सूरत हाल बहुत अजीब सी थी। तो कराची के बिजनेसमैन तबके ने इस मामले में बहुत मदद की थी, और लोगों को उन्होंने वहाँ भी फंड भिजवाया, दवाइयाँ भिजवाई और राशन दिया। तो बिजनेसमैनों ने भी हमारी बहुत हेल्प की थी। अच्छा, बिजनेसमैन तक आप कैसे पहुंची या वो आप तक कैसे पहुंचे? अच्छा, हम एक इवेंट करते हैं साल में, तो उसके हवाले से उनको पता है कि हमारा इवेंट होता है, वो उस इवेंट्स में आते हैं तमाम लोग, तो उसके हवाले से हमें जानते हैं कि हम ये वर्किंग कर रहे हैं, हम मेडिकल कैंप करते हैं, तो ज़्यादातर लोग हमें जानते भी हैं। जब उन्हें हमने एक पोस्ट लगाई कि सर हमें ये मदद चाहिए, तो सबने हमसे राब्ता करा, खुद हमें सपोर्ट करी। मतलब मुझे नहीं याद कि मैंने किसी को फ़ोन करा, उन्हीं का फ़ोन आया कि हाँ भाई ठीक है हम ये कर सकते हैं, ठीक है हम ये कर देते हैं। तो उन्होंने मतलब मुझे मदद करने का कहा और मैंने उनसे मतलब मदद ली, तो ये सही होगा कि उन्होंने खुद मुझे हेल्प करी। अल्लाह की राह में उस वक्त सबने पैसा निकाला था, मैंने देखा था। सही। तो फंड एक बहुत बड़ा मसला है कि आना, तो ये क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई हेल्प हुई इसमें? नहीं, गवर्नमेंट ने हमें कोई हेल्प नहीं की थी। हमें जो हेल्प की थी वो तमाम उन लोगों ने की थी जो बिजनेसमैन थे या गरीब लोग भी थे, तो उन्होंने कहा चलो जा रहे हो तो मेरी तरफ से ये सूट ले जाना, मेरी तरफ से ये ले जाना। तो हर उस बंदे ने जो हमें जानता था उसने हमें सपोर्ट करी, चाहे उसने 500 ही दिए होंगे, लेकिन उसने दिए हमें कि यार ये हमारी तरफ से इतना सा हिस्सा बनता है, ये ले जाओ। तो ये भी एक अच्छी बात थी कि लोगों ने अपने मतलब जेब से, अपने घर के अखराजात के होते हुए भी हमें 500 दिए, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो लोगों ने हमें खुद सपोर्ट किया इस मामले में। तो कलेक्शन का थोड़ा सा बताएंगे, कैसे फंड कलेक्ट किया? लोगों ने हमें, मेरे अपने अकाउंट है मेरा, उस पर अकाउंट पे भेजे, कुछ लोगों ने मुझे मेरे जेज अकाउंट पे पेमेंटें भेजी। अच्छा। तो इस तरह लोगों ने करी। कुछ लोगों ने हमें सामान दिया, किसी ने हमें राशन के 50 बॉक्स दिए, किसी ने हमें मच्छरदानी थी 200 मच्छरदानियाँ हमें दी, तो किसी ने हमें मेडिसिन भी दी। इस तरह लोगों ने हमें इस तरह हेल्प की।
सही तो सही। ये सब चीजें हमारे साथ जो थी, मतलब कह सकते हैं कि बिजनेसमैनों का बड़ा हाथ था उस वक्त में। अब तो अच्छा। बेचारे खुद इतने परेशान हुए हुए हैं और हाँ बड़े जाहिर मुश्किल है, वक्त में कोविड गुजारा के कर रहे सब बंद हुआ है, फिर भी वो कर रहे हैं। हैं। बिल्कुल। सही है। अच्छा, अब आप बताइएगा कि लड़कियों की शादी के हवाले से उसमें आप किस तरह से मदद करती हैं? आपको पता कैसे चलता है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने हेल्प कर दी लेकिन बाद में आपको पता चला है कि नहीं, ये तो नीडी पर्सन नहीं थे? हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सका मेरे साथ। वजह ये अच्छा। थी कि मैं खुद जाती हूँ, पहले खुद मिलती हूँ, उनके हालात देखती हूँ, शादी हो कैसे रही है पहले मैं ये चेक करती हूँ अच्छा। कि वो शादी कर किस बुनियाद पे रहे हैं। मतलब उन्होंने अगर शादी करने की डेट दी थी तो किस बुनियाद पे दी थी और क्यों, मतलब उन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया। आप देखें ना, सही। एक लेडीज थी, कोविड के दिन थे और अगस्त की बात है, और उनका फोन आया कि मेरी बेटी की शादी है, और वो कोर्ट पे रहती थी, शराब बोर्ड के पीछे वाला जो कोर्ट का एरिया था वहाँ का उनका ठीक। इलाका था। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी है, 150 लोग हैं, क्योंकि वो कोर्ट के लोग हैं तो सभी ने आना था और सही। मुझे जो है वो खाना चाहिए। तो मैं गई उनके घर पे तो देखा वाकई में वो एक जुग्गी ट्राइब उस घर में रहती थी, 2 बच्चियां थी घर में, कोई सामान उनके पास नहीं था। जो सामान शादी का था वो भी मतलब हमारी 2-3 जानने वालियां थी, उन्होंने ही दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि सुमेरा थोड़ी इनकी हेल्प कर दो। तो जब मैंने उनका देखा तो मुझे वाकई में लगा कि ये नीडी है। फिर मैंने सही। अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं बाबर भाई, उनको फ़ोन करके कहा बाबर भाई ऐसे ऐसे मसला है और मैं तो अब बताएं क्या करूं। कहते हैं कितने लोगों का खाना चाहिए? मैंने कहा 150 लोग हैं। कहते हैं ठीक है, मैं 3 दे के दूंगा 200 लोगों के लिए, ताकि कम ना माशाल्लाह। पड़े, गॉड है सही। तो हाँ आ हाँ भी जाते हैं ना। हाँ। तो यकीन करें वो अच्छा इत्तेफाक है, उस दिन हो गई बारिश, इतनी ओह। तूफानी बारिश। अब मैं घर से नहीं निकल सकती थी। सही। अब बाबर भाई का फोन आया कि खाने वाले का नंबर दे दिया है और कौन लेके जाएगा। फिर मैंने खातून को फोन करा कि गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, अब गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं। तो वो अपने वहाँ से किसी का ठेला लेके गई हैं, वहाँ से उन्होंने ओहो। खाना लिया और फिर अच्छा। वो अपने घर गई। तो दूसरे दिन उनका फोन आया कि मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि शायद मेरा एक नेकी काम आई। सही जगह पे किया बिल्कुल, है। कि उन्होंने मुझे हाँ कहा कि मेरी इज्जत रह गई, मेरी बेटी की हाँ। शादी हो गई और ससुराल वालों को खाना बड़ा पसंद आया। तो मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से था ये तो कि होता है। हाँ। मतलब हमारी तरफ से तो था कि हमने पूरी कोशिश करी हो जाए, और अल्लाह सही। पाक ने भी वसाइल पैदा करे कि एक हाँ बंदे ने जिम्मेदारी ली कि मैं खाना दे रहा हूँ। ये भी हाँ। बड़ी बात थी उस दौरान में। अगस्त की बात है। अच्छा। तो पिछले साल अगस्त तो बिल्कुल वही था, उन्होंने हेल्प करने की बात करी, हेल्प करी, ये बड़ी बात थी। अच्छा, सिर्फ खाना या फिर जहेज भी? जहेज तो एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल, जिस तरह के लोग होते हैं वो हमसे हाँ। डिमांड करते हैं कि हमारी बेटी का ये सामान रह गया, ये चीज़ हो गई है, आप ये करवा दें। हम जाके देखते हैं, अगर लगता है तो फिर हम उनकी हेल्प करते हैं। अच्छा, आपके पास कोई स्पेसिफिक अमाउंट है जहेज के लिए या आप रिक्वायरमेंट पे करती हैं? रिक्वायरमेंट पे करते हैं, हमें पता होता है अच्छा। कि इसको ये चीज़ चाहिए तो चलो हम ये कर देते हैं। अब किसी को खाना चाहिए, किसी को फर्नीचर के लिए कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, किसी को कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाती है कि दूल्हा के लिए कपड़े बनाने हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हम उस अच्छा पर अच्छा। वर्किंग कर रहे होते हैं ना। और जो पूरा जिसको चाहिए होता है कपड़े और जूते और वो फिर हम वो जहेज देखते खाना। हैं कि मतलब वो किस डिमांड पे मांग रहा है। देखिए अक्सर लोग अच्छा। क्या करते हैं, शोशा के लिए मांग लेते हैं एग्जैक्टली। हाँ, कि मेरा भाई पॉइंट यही था। हाँ मतलब हमें ये हाँ। फर्नीचर भी चाहिए, इतने कपड़े भी चाहिए। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे एक लड़की की शादी करने, आप बोलेंगे भाई गरीब है तो शादी से कर दे। मतलब एक एग्जैक्टली। कॉमन ये जवाब होता है, हाँ। बिजनेस मैनों का भी अक्सर ये कहते हैं सही। शादी से करवाओ तो शादी। मैं कहती हाँ हूँ देखिए इज्जत की चीज तो देनी है आपको। फर्नीचर में आपको एक बेड तो लाजमी देना है, एक अलमारी लाजमी देनी है। जी जी। फिर आप खाने में कुछ भी ना दें, बिरयानी आपको शादी देनी है। फिर कपड़े तो आपको लड़की के 4-5 जोड़े तो देने ही है ना। सही। तो ये छोटे छोटे हाँ। आइटम जो होते हैं ना वो भी 50,000 लाख तक पहुंच जाते हैं। तो वो फिर हम उनकी फैमिली को बताते हैं कि देखिए इस तरह से शादी करें, इस उसमें करेंगे तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आप जाते हैं कि भाई 500 लोग हैं, 300 लोग हैं, तो फिर हम ये नहीं कर सकते क्योंकि जो अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि वो आपसे डिमांड करी हो कि हमारे इतने लोग बढ़ गए, हमारे इतने लोग हैं, पहले कुछ कहा था बाद में कुछ कह दिया, ये देख के कि भाई ये वेलफेयर वाले हाँ, बिल्कुल कि वो बहुत से लोग करते हैं। मतलब एक साहब है, उन्होंने कहा कि बेटी की शादी है और ना किसी ने उनसे वादा किया था खाने के लिए, अब वो मुकर गए खाने के लिए, अब वो सही। फोन नहीं उठा रहे। हमने कहा कितने लोगों को खाना चाहिए? कहते 300। मैंने कहा 300? 300? मतलब मैं बहुत हैरान, 300? सही। तो मैंने कहा सर 300 की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप तो 50 लोगों में रुखसती कर देंगे, इतने प्रॉब्लम है। सही। हाँ। और एक हफ्ते बाद शादी कर रहे हैं, मुझसे एक हफ्ते पहले मिले हैं और एक हफ्ते बाद शादी है, तो आप 300 लोगों की डिमांड क्यों कर रहे हैं? आप 50 भी बुला सकते हैं। कहते बिरादरी सिस्टम है, इज्जत रह जाएगी, नहीं तो नाक कट जाएगी, शादी बुलाया नहीं। मैंने कहा अभी अगर नहीं होगा तो कैसे करेंगे, बुलाती पड़ेगी आपकी। सही बात है। इतना हम लोगों में ये कि तो हमने सबको बुलाना भी है, हाँ। सबको जमा भी करना है। नहीं तो ये क्या सही था कि वो जो नहीं। 300 लोगों को बुला रहे थे वो वाकई थे नहीं, 300 गेस्ट उनके? मैंने माइयों का, मैंने उनकी तस्वीरें वगैरह, मुझे किसी ने को मैंने कहा कि जरा जाके देखना। हाँ हाँ। जब मैंने उनकी माइयों का आइटम मतलब देखे कि इतना म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा है, इतना सामान लगा हुआ था, मतलब लाख रुपए की सिर्फ माइयों थी, तो मैंने सोचा कि ये तो फिर हमारे लिए गलत है कि हम किसी की मेहनत के पैसे उठा के किसी को इसको दे दें, हाँ। किसी कदर ही नहीं है पैसे की।
तो फिर सही। हमने उनकी हेल्प नहीं करी। ठीक है। फिर उन्होंने हमसे कहा भी था कि आपने ऐसा करा, हमने कहा नहीं। अच्छा आप- मैम, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल। वक्त हो गया ब्रेक का। जी नाजरीन, चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं हम अपने बकिया प्रोग्राम की जानिब। जी सुमेरा जी, क्या फरमा रही थी आप शादी के हवाले से? हाँ, तो जो इस तरह की शादी तो होती है तो हम हाँ। सपोर्ट नहीं करते। हम सिर्फ सही। नीडी पर्सन को सपोर्ट करते हैं जो वाकई में नीडी होते हैं। और हम पहले जाते हैं, मैं खुद जाती हूँ, फैमिली से मिलती हूँ, फिर उनकी जो सपोर्ट होती है फिर हमारी टीम उनको सपोर्ट करती है। सही। अच्छा सुमेरा साहिबा, आप ये बताइएगा कि जो आपने बताया कि जेलियों से भी आप काम करवाती हैं, क्या जेलों का कुछ बताएं? जेल में हम जो है वो बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए काम करते हैं। जो कैदी ख़वातीन जेल में हैं उन्हें एक तो अवेयरनेस हम देते हैं। दूसरा ये कि बहुत सी कैदी औरतों के उनको टैकल करना मुश्किल नहीं आता आपको? नहीं, कि मतलब आप खुद होती हैं या आपकी टीम होती है, किस तरह का आप पूरी इसको टीम अरेंज होती करती हैं? है। फिर अच्छा। जो डीआईजी साहबा हैं वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा। उन्होंने इतना अच्छा माहौल बनाया हुआ है जेल का, अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं वो जेल है। इतना साफ सुथरा निज़ाम। सही। वहाँ पे उनको कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, लेडीज को पोलर का काम सिखाया जा रहा है, कटिंग सिलाई सिखाई जा रही है। अच्छा। और इतनी सारी सहूलतें हैं उनके लिए जो बाहर उनके लिए शायद ना हो। जो उनको वहाँ जेल में उनकी जो डीआईजी हैं जेल खाना जात की, वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है ख़वातीन और बच्चों के लिए। उन्हें अवेयरनेस के लिए हम जैसे एनजीओ को परमिशन दे देती हैं, बड़ी बात है। अच्छा। हम उन्हें अवेयरनेस देते हैं कि बाहर देखिए ठीक है आपके साथ गलत हो गया या कुछ भी हुआ एक्सपायरेट, सही। हम साथ हैं आपके, ठीक लेकिन अंदर से आप एक अच्छी एक इंसान बन के बाहर निकले के हेड के साथ दोबारा जुर्म नहीं करना। मतलब इन अदर वर्ड्स आप उनकी काउंसलिंग कर रही होती हैं अच्छे से। बिल्कुल। सही और सही। इसी तरह बच्चों का भी यही हाल है। बच्चे भी होते हैं? जी। जो तो बच्चा क्या जेल एज है, ग्रुप होता है इन बच्चों का? छोटे मोटे जुर्म होते हैं, ज्यादा बड़े जुर्म नहीं होते। जैसे कि आप देखें किसी ने कोई गुटखा बेच रहा था, किसी ने मोटरसाइकिल शौक में ले गया घुमा के लाता है तो पहले एफआईआर कर ओके, चुकी है। सही, कभी सही। लड़ाई हो जाती है बच्चों में तो वो एफआईआर कर जाती है। तो इस तरह के अच्छा। कोई ज्यादा बड़े जुर्म नहीं होते। तो मोबाइल चोरी एज कर ग्रुप लिया। क्या है उनका? ये जो बच्चा जेल है इसमें मतलब आप समझिए कि 6-7 साल से बड़े लेकर वो 18 साल तक के बच्चे जो बच्चा जेल में। अच्छा। जी। तो उनके लिए क्या आप करती हैं? उनके लिए हम उन्हें समझाते हैं, उन्हें अच्छी एक उम्मीद दिलवाते हैं कि वो मायूस हो चुके होते हैं इस वक्त जो हालात हैं। तो एक आम बंदे के लिए है तो वो बच्चा ही ना, उसके जहन में असर बिल्कुल। पड़ रहा है इस चीज का। तो उसको हम समझाते हैं कि हाँ। आप बाहर जाए तो जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। हमारे लिए भी नहीं थी। हम सही। रातों रात नहीं पहुंचे यहाँ तक, हमने भी बहुत मेहनत मेहनत करी है। करनी पड़ती आप है। मेहनत करें, आप पढ़ाई करें, कल आपके साथ हम खड़े हुए हैं। आपको कहीं भी पढ़ाई के दरवाजे के आप किसी एजुकेशन में जाना चाहते हैं, किसी भी तालीमी इदारे में, आप बोले हम आपको एडमिट करवाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे जेल से आई, कहेंगे हमारी वेलफेयर जमा करवा रही है आपको, हम आपको सही। पढ़ाएंगे, हम आपको जॉब दिलवाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मतलब उनको एक हिम्मत, एक बिल्कुल। पावर देना, बिल्कुल। उनकी सोच बदलना। बिल्कुल। सही। हम चाहते हैं कि इन बच्चों को आगे मुस्तकबिल रोशन हो। हमारे बच्चे जो जेल जाते हैं ये शायद नासमझी में कह सकती है कि नासमझी में जेल चले जाते हैं, बिल्कुल, बचपना हाँ। होता है। हाँ। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और उनको हम सिर्फ समझाते हैं। और जो माहौल मैडम ने दिया हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन है। जो वहाँ की मैडम और सुप्रिटेंडेंट साहब हैं वो बेहतरीन इंसान हैं। वो बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझते हैं, उनको समझाते हैं। सही। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा वो है। सही। अच्छा, ये आप बच्चों को क्या हुनर देती हैं? बच्चों के लिए कुछ रखा है आपने? नहीं, जेल में जो बच्चे हैं उनके पास तो वहाँ पर है, मैडम ने उनके लिए रखा हुआ है। उन्हें अच्छा। कारपेंटिंग भी सिखा रहे हैं, कंप्यूटर भी सिखाया जा रहा है, उन्हें तालीम दी जाती है, पढ़ाते भी हैं। रिस्पॉन्स अच्छा रहता है बच्चों का कि बहुत से वो बच्चे सीख सीखते लेते हैं? बहुत से अच्छा। बच्चे। अच्छा, हम वहाँ पे गए तो वहाँ बच्चों ने पेंटिंग करके लगाई हुई है। अच्छा। मैडम के रूम में भी लगी हुई है, सुपरिटेंडेंट साहब हैं जानू अहमद साहब, उनके रूम में भी लगी हुई थी। तो मतलब बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर वो जेल में आते हैं तो कुछ दिन तो शायद उनको बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन फिर वो उनको पता रहना यही है तो वो सीखने लगते हैं, अपने आप को मसरूफ कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे लिए कि हमारे बच्चे वहाँ सीख रहे हैं। सही। ये एक अच्छा है। अच्छा, तो ये आपका काम जो है सिर्फ यहीं तक है या फिर कराची से आगे भी है? हम अभी पूरे सिंध में काम कर रहे हैं। और अभी मैं पिछले महीने जो है मानसेरा गई थी, वहाँ के यतीम खानों का विजिट करा, जेल वहाँ गई हम। अच्छा। तो केपी के मतलब मैंने फ्री कैंपस भी आप होता है ना आपका? फ्री कैंप कभी हमने नहीं करे सिवाय सिंध के अलावा, क्योंकि सिंध से बाहर जाके मेडिकल कैंप करना बहुत मुश्किल होता है। अभी सिर्फ टीमें बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। फिर उसके बाद हम पूरे पाकिस्तान में मेडिकल कैंप की सहूलतें करेंगे और अवेयरनेस सेशंस करेंगे। तमाम इलाकों की बीमारियां अलग अलग होती है ना, अच्छा, अच्छा। वर्किंग करेंगे। सही है। अभी फिलहाल कराची का है? अभी सिंध तक है। सही है, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप फ्यूचर में क्या आपकी वेलफेयर सोचती है कि क्या करना है आपका
फ्यूचर प्लान क्या है आपका? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हम मेडिकल सेंटर्स बनाएं तमाम इलाकों में, जिन जिन गोटों में जो सहूलतें मौजूद नहीं है अस्पताल के हवाले से, छोटे छोटे मेडिकल सेंटर बनाएं और वहाँ फ्री दवाइयाँ दी जाएं, ताकि वहाँ तमाम टेस्ट फ्री किए जाएं, ताकि उन्हें ये सहूलतें मिलें। सबसे ज़रूरी मेडिकल है आज के दौर में। मेडिकल के बाद हम एजुकेशन पे जाना चाहते हैं। हम बच्चों के अंदर तालीम का शऊर पैदा करना चाहते हैं। आजकल अब होता है बच्चों को तालीम का वो ही नहीं है, कहते हैं बस डिग्री मिल जाती ठीक है। मतलब ये तो मतलब घरे पे किताबें लादने वाली मिसाल होती है ना, वो इन्हीं पर आती है आज के बच्चों में। मतलब पढ़ के फायदा नहीं है। हम चाहते हैं वो पढ़े तो उसे समझें, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर वो अपने आप को डिग्री लें। यही नहीं कि बस जाके रट्टा मारो पेपर दे दिए। हाँ ये तो है, काबिलियत पर वो आए जी। और कल हम उनके साथ जब खड़े होते हैं नंबर्स पे बच्चे आ गए ना, कि इनको इतने नंबर, इनको इतने नंबर, नंबर्स पे हम लोग आ गए। बेसिकली वो जो पढ़ाई हो रही है वो उसको पढ़ नहीं रहे, नंबर्स पे आ गए। मतलब कंपटीशन चल रहा है। एग्जैक्टली हाँ, कंपटीशन का दौर आ गया है। तो अब तो मुझे लगता है कि घर से लेकर असेंबली तक कंपटीशन चल रहा है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। मतलब कंपटीशन के दौर में आ गए ना, सब चीजें बनावटी है हमारी जिंदगी में। मतलब अगर पहले जमाने में जब हम पढ़ते थे तो हमें सभी डांट रहे होते थे, घर वाले भी डांटते थे, टीचर भी डांटते थे, फिर ट्यूशन जुड़ाते थे वो भी डांटते थे। अब घर वाले भी नहीं डांटते, ट्यूशन वाले भी नहीं डांटते, स्कूल वाले नहीं डांटते, कहते हैं कि पेरेंट्स लड़ने आ जाएंगे। पेरेंट्स को सर डर आजकल टीचर्स को होता है कि मार नहीं सकते। मतलब मैं मम्मी से नहीं तो फिर वो जो टीचर्स है ना उनके लिए मसला हो जाता है। है। अच्छा हमारे जमाने में मतलब मैं कहूँ कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते थे कि वहाँ ऐसा क्यों करा, टीचर भी डांटती थी और टीचर को कुछ कहता भी नहीं था। अब तो कोई डांट के दिखा दे बच्चों को, सब लड़ने पहुंच जाते हैं। बल्कि बच्चे तो पहले बोलेंगे कि आपने मुझे ऐसा क्यों बोला, और सबके सामने बोला, मुझे इंसल्ट फील हुई। तो ये थोड़ा सा बच्चों में आजकल हो गया है। मतलब हम तहजीब में नहीं रहे। अब पहले हमारी तहजीब बहुत अच्छी थी। मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ बड़े अजीब बच्चे थे। पहले मोहल्ले वाले भी मारते थे, पेरेंट्स भी मारते थे, शिकायत करने जाओ जब भी मार खाते थे, शिकायत लेकर आओ जब भी खाते थे। अब तो शिकायत लेके जाओ तो बस पेरेंट्स लड़ने पहुंच जाते हैं। गलती किसी की भी हो, शिकायत के लिए पेरेंट्स अब वो नहीं रहे। मोबाइल का दौर आ गया। हाँ ये आपने बात की ना, तो ये तो है। अजीब हो गया। नहीं तो पहले जमाने में मोबाइल नहीं था, कहानियां बड़े सुनाते थे, अच्छी अच्छी मिसालें देते थे हमें। अगर आज हमसे कोई पूछे कि कायदे आजम कौन थे या इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं वो कौन थे, उनकी हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान कैसे बना, बच्चों को नहीं पता। उनसे पूछें आप कि पबजी कैसे खेलते हैं, गेम्स कैसे आते हैं, मोबाइल में कौन कौन सी ऐप आ जाती हैं और क्या हो रहा है दुनिया भर में, आपको बता सकते हैं कि वहाँ ये हो रहा है, वो बंदा ये कर रहा है, ये बड़ा शो होने वाला है। ये चीज़ों की अपडेट होगी उनको, लेकिन उनको अपनी तारीख का नहीं पता, अपनी हिस्ट्री हमें नहीं मालूम। ये हमारे लिए एक बड़ा नुकसानदेह, कहते हैं ना कि अलमिया है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। सही इसके लिए मतलब हम वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा शहर है कराची। सही। और आप अगर छोटा सा भी मतलब काम कर रही हो, बड़ा भी काम हो तो छोटा से लगता है वो, क्योंकि इतने बड़े शहर में आप किसी को समझा नहीं सकते, किसी को आप बता नहीं सकते। वो उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल पाती है लोगों से ना, जितना आप एफर्ट डाल रही हैं, लेकिन उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। तरक्की कर ली हम लोगों ने, तरक्की का लफ्ज आ गया कि हमने तरक्की कर ली, कि हमारे बच्चे जो हैं वो तरक्की पे आ रहे हैं, वो अच्छी इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तरक्की हो गई है। लेकिन मुझे लगता है हम पीछे जा रहे हैं। अच्छा क्या यही तरक्की होती है? मेरे ख्याल से तो हम तरक्की से बहुत पीछे चले गए हैं। मतलब एक वक्त था कि हम बड़ों के साथ नहीं बैठ सकते थे, आप बात नहीं कर सकते थे बड़ों के साथ। हाँ, जब बड़े बात कर रहे थे तो बच्चे नहीं बोल रहे, उस कमरे में नहीं होते थे, अगर होते थे तो कुछ बोल नहीं सकते थे। अगर आपने बोला तो आपको डांट पड़नी है और फिर बाहर आपको सजा भी मिलनी होती थी। ये बड़ा रूल था। मेरी दादी, मुझे आज तक याद है, दादी के सामने कोई चिंगम नहीं खाई, उन्हें ये पता नहीं था कि मुंह क्यों चला रही हो, मेरे आगे बैठ के मुंह चला रही हो। तो चिंगम चबाने में मुंह चलाने में फर्क होता है ना। सही, हाँ। वो भी एक तहजीब में नहीं आता था हमारे। सही। अब तो बच्चे दुबदू जवाब दे रहे थे, आप बात करें पीछे तो बच्चा कमेंट्स कर रहा होगा आपके ऊपर, आप गलत कह रही हैं, मैं बता रहा हूँ ऐसे हुआ था। सही सही। तो ये जो चीज है ना, ये बोल्डनेस नहीं है, ये बदतमीजी है। हम इसे बोल्डनेस पे ले जाते, कॉन्फिडेंस पे ले जाते। कॉन्फिडेंस, हाँ देखो मेरे बच्चे में कितना कॉन्फिडेंट है। ये बदतमीजी था हमारे दौर में, वो बदतमीजी कहलाता था कि ये बदतमीजी करिए, इसने जवाब दिया है। अब ये कॉन्फिडेंस आ गया और हम जो है वो तहजीब होते पीछे चले गए, अपनी रिवायतों को हम पीछे छोड़ कर आ गए हैं। तो हम तरक्की तो नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से तो नहीं है तरक्की है। अच्छा ये बताइएगा, जो खल्के खुदा फाउंडेशन है, ये जब अंदरूनी सिंध जाती है तो किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको? हमें सबसे पहले तो वहाँ के लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आपको हम बता रहे हैं कि आप कोई बीमारी है, उन्हें लगता है कि बस मेडिसिन फ्री मिली तो दे दो। बीमारी क्या है, दवाई क्या है, ये तो जरा चेक करने आप।
फिर उसके बाद उनमें जो बीमारी है वो ये तो फिर एक तरह का खतरा होने लग जाता है कि हम वो बात सुन भी नहीं रहे आपकी और वो दवा वैसे ही ले रहे हैं आपसे। तो फिर हम उसके लिए कहते हैं कि हम यहाँ से जब जाते हैं तो हम किसी ना किसी की सपोर्ट पे जाते हैं। हम पुलिस को हम आगे पहले इन्फॉर्म करते हैं। अभी हमने घोटकी में कैंप किया तो घोटकी के एसएसपी को हमने लेटर भेजा कि हम कैंप करना चाहते हैं, उन्होंने अप्रूवल दिया। फिर हम पुलिस के साथ ही गए, हम अकेले नहीं गए, क्योंकि अकेले जाने में एक डर खौफ होता है। आपको नहीं पता कि एक शहर है, डॉक्टर की जिम्मेदारी, लेबोरेटरीज की जिम्मेदारी, सब हमारी जिम्मेदारी होती है। कोई मिसअप हो गया तो फिर हम मुश्किल हो जाती है उस सही। अच्छा मैम, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, चलते चलते आप कुछ हमारे नाज़रीन को मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि खुदारा अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, क्योंकि हमें एक अच्छे माशरे की ज़रूरत है। हमारा माशरा जो है वो बहुत ही आगे तो जा रहा है, लेकिन मेरी नज़र से देखें तो बहुत पीछे जा रहे हैं। हम अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को याद रखें और अपने दीन को याद रखें, तो इंशाल्लाह हम कामयाब ज़रूर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे मरियम सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त, तब तक कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।